हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रबंध जो इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान क्या है हमारे संविधान में, जिनको बोलते हैं हम इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस, इनको तीन भागों में हम जनरली देखते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है जो राज्यों में आपातकाल लगता है, जिसको बोलते हैं हम राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा होता है हमारा वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अब देखिए, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और हम इनको कंपेरेटिवली भी देखेंगे, थोड़ा सा साथ साथ कंपैरिजन के साथ देखेंगे, तो कंपेरेटिवली चीज़ों को समझना थोड़ा आसान और सहज होता है। एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं तो थोड़ा बोरियत भी महसूस होने लगती है। और इनको हम दो हमारे पास संविधान संशोधन है उनके रेफरेंस में जरूर देखेंगे। मैं पहले लिख देता हूँ 38 अमेंडमेंट हमारे पास ये था 1975 का, और एक 44 आया फिर इसके जवाब में 1978 का। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, एक दूसरे का विरोधाभास में है। अब समझ में आ जाएगा आपको क्यों है, कैसे है। अब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इमरजेंसी कोई भी हो, राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है आपको सभी को पता है। अगर युद्ध की स्थिति है, देश में अशांति की स्थिति है, या सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह ये स्थिति है, तो ऐसा किया जा सकता है। एक बार में केवल 6 माह के लिए इसको लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, उद्घोषणा अगर राष्ट्रपति ने की कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा है, तो उसके 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, या मैं इसको कंबाइंड संसद ही कह देता हूं, तो संसद के द्वारा उसको अनुमोदन मिलना आवश्यक है। संसद उस पर सहमति करेगी तभी उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। अब 6 माह से ज़्यादा इसको बढ़ाना है तो भी संसद के अनुमोदन की आवश्यकता है, और 6 माह के बाद भी इसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि देश में स्थितियां अभी भी ठीक नहीं हुई हैं, बेहतर नहीं हुई है, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो संसद के विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है, दरअसल क्या था ना कि आपको पता ही है 1975 की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो छवि बनती है वो इंदिरा गांधी जी की बनती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि नकारात्मक छवि बनती है। उससे पहले उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए भी होंगे, तो भी उस स्थिति में, उस 1975 के दौर में, आपको पता ही है जो 1971 से लेके अगर हम कहें 1977, ये जो भारतीय राजनीति का काल है काफ़ी उथल पथल से भरा रहा है और काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट में देखा जाता है कि इसमें संविधान के नियमों का उल्लंघन हुआ, संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, देश में मनमानी कार्यवाही इंदिरा गांधी जी सरकार में हुई, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। सार्वभौमिक बात है। तो अगर हम बात करें 38 अमेंडमेंट 1975 जो इंदिरा गांधी सरकार के समय में आया था, उसमें ये बात कही गई कि साधारण बहुमत से ऐसा किया जा सकता है। लेकिन 1977 में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई, हार गई, क्योंकि उन्होंने इस तरह का प्रावधान, मतलब देश में इमरजेंसी लगा दी थी। तो जनता कैसे खुश होगी भला उस स्थिति में। मौलिक अधिकारों का लोगों के हनन हो गया था, जिसको मर्जी किडनैप किया गया, तो जबरन वसूली की गई करों की। तो बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट में इसको देखा जाता है। लेकिन उसके जवाब में जब जनता पार्टी सरकार आई मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, विशेष बहुमत होना चाहिए। उससे पहले ये बात भी थी इंदिरा गांधी जी के समय में कि इस स्थिति में
जो न्यायालय है, न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, न्यायालय इंटरफेयर नहीं कर सकता राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में। केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार ने लगाया है तो ठीक है, लेकिन 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ, कहा कि न्यायिक समीक्षा का विषय है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट चाहे जो आपातकाल से संबंधित बातें हैं उनमें तो इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन जो आपातकाल से रिलेटेड संसद ने अन्य प्रावधान बनाए उनमें न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। 1980 में भी एक आपने केस सुना होगा, मिनर्वा मिल्स केस, उसमें भी ये बात कही गई कि जो न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू है, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। जो केशवानंद भारती केस 1973 में भी ये बात उससे पहले बेसिक स्ट्रक्चर की उभर के आई थी, जो कंसेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का वहाँ से निकला था। बेसिक स्ट्रक्चर पे एक अलग से वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जाकर देख सकते हैं आप। तो ये बातें इसमें कही गई। राष्ट्रपति लगा सकता है, युद्ध अशांति की स्थिति में एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है संसद के अनुमोदन के द्वारा। विशेष बहुमत से ही किया जाएगा। विशेष बहुमत आपको पता ही होगा, 2/3 जो होता है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत ये आता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके प्रभाव क्या हैं, प्रभाव क्या होंगे, इसके प्रभाव सेंटर स्टेट रिलेशंस पे पड़ते हैं। इसके अलावा बात करूं, ये लोकसभा और विधानसभा का जो टाइम पीरियड है उस पर पड़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स का निलंबन हो जाता है, सबसे बड़ी बात। सेंटर स्टेट रिलेशन पे कैसे पड़ते हैं, एग्जीक्यूटिव जो पावर हैं वो सारी केंद्र के पास आ जाती हैं। केंद्र राज्य को किसी भी संदर्भ में किसी भी कानून को लागू करने के लिए निर्देश दे सकता है, प्राधिकरणों को निर्देश दे सकता है, वहाँ के कर्मचारियों को निर्देश दे सकता है, किसी भी संस्था को निर्देश दे सकता है, और राज्य उसको मतलब उसका पालन करने के लिए बाध्य है। विधायी शक्तियाँ जो लेजिस्लेटिव पावर हैं, अर्थात राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र यानी कि संसद कानून बना सकती है। सामान्य स्थिति में तो संसद कानून नहीं बना सकती। हमारे संविधान में अगर देखें फेडरल सिस्टम है, एक संघीय व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर संघीय व्यवस्था बाधित हो जाती है, एकात्मक उसका रूप हो जाता है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगर हम बात करें लोकसभा और विधानसभा का टर्म बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगा, उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया 5 वर्ष, तो अब देश में अशांति की असुरक्षा की स्थिति है, तो नई लोकसभा के चुनाव कैसे कराए जाएंगे। देश को बचाने की बात यहाँ पर हो रही है, युद्ध में देश व्यस्त है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, संसद विधि निर्माण द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ा सकती है। एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, उसके बाद उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई तो उसके 6 माह तक केवल वो प्रावधान रहेगा, उसके बाद आपको नई लोकसभा का गठन करना होगा। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फंडामेंटल राइट्स पर आर्टिकल 358 और 359 इसकी बात करता है। 358 किसका निलंबन करता है, आर्टिकल 19 का। आपने मौलिक अधिकार वाला टॉपिक नहीं देखा है तो उसकी वीडियो अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें विस्तृत रूप से 19 आर्टिकल जो हमारा 12 to 35 है वो मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। तो 19 में 6 अधिकार, जैसे आप अपने विचार रख सकते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पर निर्बंधित कर दी जाएगी। इसके अलावा जो 6 और अधिकार इसमें आते हैं, जैसे आप इकट्ठा हो सकते हैं, समिति बना सकते हैं, कहीं पर आ जा सकते हैं, वहाँ निवास कर सकते हैं, वहाँ पर कोई व्यवसाय कार्य कर सकते हैं, वो सब आप नहीं कर सकते अगर नेशनल इमरजेंसी है। और ये स्वतः प्रभावी हो जाता है, इसके लिए संसद को कोई विधि बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नेशनल इमरजेंसी हुई तो ये आर्टिकल यानी कि मौलिक अधिकार अपने आप निलंबित हो जाएंगे और नेशनल इमरजेंसी की खत्म होती है तुरंत फिर प्रभाव में आ जाएगा। अर्थात इनका सस्पेंशन और रिवाइवल ऑटोमेटिक है, उसके लिए कोई विधि बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति है, वो निर्देश दे सकता है कि इनका भी निलंबन किया जा सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि नेशनल इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 और 21 प्रतिबंधित नहीं होते। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ आप किसी से नहीं छीन सकते इस स्थिति में भी बिना किसी
रीजन के, तो ये प्रभाव पड़ते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। राष्ट्रपति शासन की अगर मैं बात करूं, इसमें भी राष्ट्रपति ही सीधी सी बात है। इमरजेंसी कोई भी हो, राष्ट्रपति जी ही उसकी उद्घोषणा कर सकते हैं। इसमें भी राष्ट्रपति शासन लगेगा तो एक बार में 6 माह तक उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो केवल 3 वर्ष है। 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, जैसे इसमें अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की कि ये राज्य, अच्छा ये कब कब लगाया जाता है? 2 स्थितियों में। अगर राज्य में संविधान के नियम फेल हो रहे हैं या राज्य केंद्र के नियमों का पालन करने में असमर्थ है, तो उस स्थिति में ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें मैक्सिमम लिमिट में बताई 3 वर्ष है। 2 माह के अंदर, उद्घोषणा के 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन जरूरी है, लेकिन इसमें साधारण बहुमत से हो जाएगा। इसमें विशेष बहुमत चाहिए संसद का, इसमें साधारण बहुमत से हो जाएगा, ये चीज़ इसमें आती है। इसके अलावा इसमें 1 माह की बात, इसमें 2 माह की बात आती है। इसके अगर देखें हम प्रभाव क्या पड़ेंगे, और ये भी न्यायिक रूप से अगर हम देखें तो इसमें भी राष्ट्रपति सब कुछ कर सकता है राज्य के, लेकिन हाईकोर्ट को प्रतिबंधित नहीं कर सकता। हाईकोर्ट की सेवा, शर्तें, उनका कार्यकाल, उनकी ड्यूटीज जो हैं वो रहेंगी कायम। और एक बात और है जो हम प्रभाव में देखते हैं, प्रभाव क्या पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन है तो सीधी सी बात है, राज्य की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के अंतर्गत आ जाती हैं। राष्ट्रपति विधानसभा को अगर हम कहीं भंग कर सकता है, उसको सस्पेंड अर्थात निलंबित भी कर सकता है। भंग ओनली तभी कर सकता है जब पार्लियामेंट का अनुमोदन मिला हो, लेकिन पार्लियामेंट के अनुमोदन के बिना ही उसको सस्पेंड जरूर कर सकता है, ये शक्ति है। और सस्पेंड अगर हमने विघटन कर दिया है अगर विधानसभा का, तो उस स्थिति में वहाँ पर शासन कौन करेगा? राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन के दौरान जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के नाम से उस राज्य में जब तक व्यवस्थाएं सुधर नहीं जाती तब तक वहाँ पर राष्ट्रपति के नाम से वो शासन करते हैं। ये यहाँ पर इसका प्रभाव हो गया। इसके अलावा जुडिशियल मैंने इफेक्ट आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि हाई कोर्ट प्रतिबंधित नहीं होता है। इसके अलावा इसमें एक और बात आती है कि राष्ट्रपति शासन जब समाप्त भी हो जाएगा, उसके बाद भी जो राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति ने, संसद ने कोई विधि वहाँ के लिए बनाई है, वो ऐसा नहीं है कि वो हट जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर वहाँ की विधानसभा चाहे तो वो उसको संशोधित कर सकती है, वो अलग बात है, लेकिन वो लागू रहती है राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद भी। वित्तीय आपातकाल की अगर मैं बात करूं, तो अगर किसी क्षेत्र में या राष्ट्र में ही वित्तीय संकट आ गया है तो राष्ट्रपति इसको लगाते हैं। ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति शासन 356 में आता है और ये 360 में आता है, ये बात आपको मालूम होनी ही चाहिए। वित्तीय संकट की स्थिति में लगाया जा सकता है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें सबसे अच्छी बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं है, मिनिमम भी नहीं है, मैक्सिमम भी नहीं है। इसमें तो मिनिमम 6 माह के लिए, उसके बाद उसको बढ़ाया जा सकता है जब तक आप चाहें। इसमें मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई समय सीमा का उल्लेख किया ही नहीं गया है। जब तक वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति जब तक उसको वापस नहीं लेगा तब तक वो चलता रहेगा, अनिश्चित काल तक। तो इसमें कोई काल की ड्यूरेशन कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें प्रभाव क्या क्या होंगे, प्रभाव, अच्छा इसमें भी संसद की सहमति जरूरी है। संसद की सहमति तीनों में जरूरी है, लेकिन इन दोनों में साधारण बहुमत से हो जाएगा, इसमें विशेष बहुमत चाहिए। प्रभाव वही है, राष्ट्रपति चाहे राज्यों को, अगर हम बात करें जो वहाँ के प्राधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके वेतन भत्तों को कम कर सकता है या उनको रोक सकता है। राज्य को कोई ऐसा निर्देश जारी कर सकता है कि वित्त से संबंधित कोई भी आदेश उनको वो जारी कर सकता है, उनको निर्देशित कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत अगर मैं आपको एक बात बताऊं, फाइनेंस से संबंधित ही, कि राष्ट्रपति अगर चाहे जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन है वहाँ के फाइनेंस बिल, मनी बिल या कोई भी ऐसा बिल जो राज्य
विधानसभा ने बनाया उसको अपने रिजर्व रख सकता है। तो ये बात यहाँ पर ठीक रहेगी, समझ पाना, आप लिंक कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई हमारी प्रावधान क्या क्या है। अच्छा, एक बात मैं बताऊं आपको, राष्ट्रीय आपातकाल देश में अभी तक 3 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन तो आप सुनते ही हैं, लगा ही रहता है, लगभग 125 बार लग चुका है। वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है देश में। 1971 में वित्तीय संकट जरूर आया था देश में, लेकिन आपातकाल नहीं लगाया गया था। 3 बार कब कब लगा है? 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था भारत पर, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, जो आज का ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश राज्य आपने सुना होगा, वहाँ पर ही लगाया गया था। उसके बाद 1965 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उसमें यही लागू था आपातकाल तब तक, 1965 तक। तो इसलिए नया आपातकाल लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। दूसरा आपातकाल इसलिए लगा 1971 में, जब दोबारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। और तीसरा तो आपको पता ही है, ये तो सर्वविदित बात है, 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में लगा था। इस पर एक मूवी आने वाली है, शायद अभी रिलीज नहीं हुई है वो, कंगना रनौत जी से मेन लीड रोल में है, इंदिरा गांधी के रोल में है वो। तो इमरजेंसी मूवी है, वो आएगी। उसमें आप उस समय की स्थिति, उस समय की घटनाएं, संविधान का उल्लंघन कैसे हुआ, कैसे नियमों को अपने अनुसार ढाला गया, मनमानी कार्यवाहियाँ किया गई, तो वो सब देख सकते हैं। तो ये हमने आज समझा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल कैसे कैसे देश में लागू होता है। इसका ओवरऑल प्रभाव क्या पड़ता है? समूचा प्रभाव। समूचा प्रभाव सीधी सी बात है, जो देश की संघीय व्यवस्था है वो एकात्मक में बदल जाती है, शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है। राष्ट्रपति जी जो हैं वो एक तानाशाह की तरह कार्य करते हैं। देश में भले लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन इमरजेंसी के समय तो यही स्थिति मालूम पड़ती है, क्योंकि हर शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा जो राज्यों की स्वायत्ता है, राज्यों की स्वायत्ता है वो सीधी सी बात है छीन ली जाती है केंद्र के द्वारा, क्योंकि ओवरऑल नियंत्रण तो केंद्र का हो जाता है, राष्ट्रपति का हो जाता है, संसद विधि बनाती है। स्पेशली अगर हम बात करें जैसे वित्तीय, उनकी स्वायत्ता केंद्र के पास, केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। तो आज हमने यहाँ पर बात की आपातकालीन प्रावधान की, जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।